15 फरवरी 2023 को प्रायोजित के यूथ में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को स्वीकृति दी है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारंभ में 662 सीमावर्ती गांवों के व्यापक विकास के लिए पहचान की गई है। राज्यवार हिमाचल प्रदेश के 75 गांव, सिक्किम के 46 गांव, उत्तराखंड के 51 गांव और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के 35 गांव हैं। इन गांवों को संपर्क प्रदान करने हेतु सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा और संरचना, नवीकरणीय ऊर्जा सहित ऊर्जा की उपलब्धता, टेलीविजन एवं दूरसंचार संपर्क भी सम्मिलित है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को चयनित गांवों में रहने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन देना है। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज देश के कई हिस्सों में नई पेंशन योजना के स्थान पर ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग लगभग सभी कर्मचारियों द्वारा की जा रही है तथा कुछ प्रदेशों में इसे लागू भी किया जा चुका है। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री महोदय से चाहती हूँ कि क्या केंद्र सरकार का नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने का कोई विचार है? कृपया सबको इसकी जानकारी प्रदान करें। धन्यवाद। स्पीकर महोदय। माननीय वित्त मंत्री जी, आंसर प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को अवगत कराना चाहूंगी कि सरकार सभी कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील है। सरकार द्वारा लागू की गई एनपीएस कर्मचारियों के हित में है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना 1 जनवरी 2004 के पश्चात नियुक्त सभी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना अर्थात रिटायरमेंट सेविंग स्कीम बनी है। यह एक पेंशन और इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो बाजार आधारित रिटर्न की गारंटी देती है। वर्तमान तथा भविष्य में विकास फिलहाल सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को ध्यान में रखते हुए योजना को लागू करने की कोई मंशा जाहिर नहीं किया है, लेकिन हमारी सरकार अपने सभी कर्मचारियों के लिए ओपीएस और एनपीएस के बीच की एक स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आई है, जिसमें सरकार अपने कर्मचारियों को पेंशन की गारंटी देती है। यह नई पेंशन योजना सभी के लिए लाभकारी साबित होगी। धन्यवाद। माननीय महोदय जी, मैं मंत्री महोदय के तर्कों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। राज्य के लिए संघवस्था का हवाला तो सही है, लेकिन मेरा मंत्री महोदय से यह प्रश्न है कि एनपीएस इतनी ही उत्तम है तो 2004 के पश्चात भी सांसदों को एनपीएस स्कीम में क्यों जोड़ रहा है? माननीय महोदय जी, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि यह धोखा नहीं है कि 18 वर्ष की आयु तक सरकार की सेवा करने वाले कर्मचारियों को बुढ़ापे में पेंशन नहीं मिलती, लेकिन मात्र एक दिन के लिए एमएलए या एमपी निर्वाचित होने पर लाखों में हजारों पेंशन क्यों मिलती है? मंत्री जी कृपया इसकी जानकारी प्रदान करें। ऑनरेबल स्पीकर मैडम, मैं आदरणीय अपने साथी द्वारा इस उठाए गए प्रश्न के जवाब में कहना चाहूंगी कि संसद सदस्य वेतन भत्ता पेंशन अधिनियम 1954 के तहत समय समय पर इस गरिमा में सदन में पारित आपके विधेयकों में अपनी पूर्णतः सहमति व्यक्त की है। संसद किसी भी कानून का निर्माण व लागू करने के लिए पूर्णतः अधिकृत है। कानून के ऊपर कोई भी सांसद अथवा विधायक अपनी इच्छा के अनुसार अपनी पेंशन और वेतन से जनित के लिए कार्य कर सकता है तथा इस सदन में इसके अनेकों उदाहरण भरे पड़े हैं। धन्यवाद। आदरणीय सभासदों, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है तथा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। मिस महिमा, मेंबर ऑफ यूथ पार्लियामेंट। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से संसद का ध्यान हाल ही में घटित देश के पहलगाम आतंकी हमले की ओर दिलाना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं उन सैनिकों, उन जवानों, उन अफसरों को नमन करना चाहती हूँ जो देश के रेगिस्तानों में, घने
बर्फीली पहाड़ियों में रहकर देश की रक्षा करते हैं, जिनके लिए जो देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैंने रक्षा मंत्री जी का भाषण सुना, लेकिन बार बार मेरे मन में एक ही बात खटक रही थी कि सारी बातें कर ली, ऑपरेशन सिंदूर की बात कर ली, आतंकवाद की बात कर ली, देश की रक्षा की बात कर ली, इतिहास का पाठ भी पढ़ा दिया, लेकिन एक बात छूट गई। उस दिन 22 अप्रैल 2025 को जब 26 देशवासियों को अपने परिवार के सामने खुलेआम मारा गया, तो ये हमला क्यों हुआ, कैसे हुआ? अध्यक्ष महोदया, इस आतंकी हमले में मारे गए सिद्धू की पत्नी ने कहा कि मेरे सामने मेरी दुनिया को खत्म कर दिया गया, मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं था वहाँ। मैं कह सकती हूँ कि हमारे देश ने, हमारी सरकार ने हमें वहाँ ना छोड़ दिया। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं पूछना चाहती हूँ कि सिक्योरिटी क्यों नहीं थी वहाँ, एक किसी से क्यों नहीं दिखा? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि हर रोज 1000 से 1500 मरीज बच जाते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ ना फर्स्ट एड का इंतजाम था और ना ही सैनिकों का, बस सरकार भरोसे छोड़ दिया गया। ये लोग वहाँ इस सरकार के भरोसे गए थे और इस सरकार ने उन्हें भगवान के भरोसे छोड़ दिया। मैं पूछना चाहती हूँ, इस देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस सरकार की नहीं है? क्या गृह मंत्री की नहीं है? और क्या इस देश के रक्षा मंत्री की भी नहीं है? किसकी है जिम्मेदारी? सरकार इसका जवाब दे। प्रधानमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए अपने देश के नागरिकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारी सरकार ने पहले भी आतंकियों से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए हैं और इस बार भी ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों को ठिकाने को ही ध्वस्त किया है। माननीय अध्यक्ष महोदया, भारत ने नेहरू जी द्वारा किए गए बहुत बड़े ब्लंडर सिंधु जल समझौता को देश हित में, किसानों के हित में अमेज में रख दिया है। देश का हित करने वाला ये समझौता अभी रूप में आगे नहीं चल सकता। भारत ने तय कर दिया कि खून और पानी साथ साथ नहीं दे सकते। आदरणीय अध्यक्षा जी वहाँ बैठे साथी आतंकवाद पर लंबी लंबी बातें कर रहे थे। वो सत्ता में थे जब इनको राज करने का अवसर मिला था, तब देश का हाल क्या रहा था वो देश अब तक भूल नहीं पाया है। 2004 से पहले देश में सुरक्षा का जो माहौल रहा था उसके बारे में सोचकर लोग आज भी डर जाते हैं। आदरणीय अध्यक्षा जी, हमारी सरकार ने बीते 11 वर्ष में आतंकवाद पर लगाम लगाई है। 2004 से 2014 तक जितनी आतंकी घटनाएं थी उनमें काफी हद तक कमी आई है और हमारी सरकार आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। माननीय सभासदों, अब ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा खत्म होती है तथा अब विपक्षी सांसद कुमारी अंजू विशेष अधिकार हनन मामला संसद के पटल पर रखेंगे। अध्यक्ष महोदया, आज सुबह जब मैं सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए आ रही थी तो महाराणा प्रताप चौक पर पुलिस ने मेरी गाड़ी को रोक लिया, जबकि मेरी गाड़ी पर VIP लेवल भी लगा था। मैंने उन्हें अपना पहचान पत्र भी दिखाया, लेकिन उन्होंने मुझे 2 घंटे बेवजह रोके रखा। यही सांसद के संसद द्वारा दिए गए विशेष अधिकार के हनन का मामला बनता है। अध्यक्ष महोदया, इसके लिए सरकार को कड़े निर्देश दिए जाए। धन्यवाद। माननीय गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं सरकार की तरफ से खेद प्रकट करती हूँ और इनकी शिकायत विशेषाधिकार हनन समिति को आगामी कार्यवाही के लिए भेज दी जाएगी। दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। गृह मंत्री जी की बात से संतुष्ट हैं? अध्यक्ष महोदया, मैं गृह मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट हूँ। आदरणीय सभासदों, अब सभी आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाएं। आइटम नंबर 2, युवा सांसद कुमारी रिशु। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखती हूँ। आइटम नंबर 3, युवा सांसद कुमारी रिया।
माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेज में संसद के पटल पर रखती हूँ। धन्यवाद। अब सदन में कानून संबंधी कार्य शुरू होता है। माननीय गृह मंत्री जी, सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए। जी अध्यक्ष महोदया जी, माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन ने बहुत सारे ऐतिहासिक क्षण देखे हैं। इस सदन के समय समय के सभासदों के निर्णय के द्वारा देश के इतिहास में बहुत नए नए अध्याय कई बार जुड़े हैं। मैं आज बड़े गर्व के साथ कहना चाहती हूँ कि आज दोनों ये प्रस्ताव और बिल भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किए जाएंगे। ये महान सदन जो अपनी प्रतिबद्धता, भारत की एकता, अखंडता और सार्वभौमित्व के लिए कई बार व्यक्त कर चुका है। ये महान सदन आज एक बार ऐसे प्रस्ताव और बिल पर विचार करने जा रहा है जो आने वाली सदियों तक जम्मू और कश्मीर को भारत के साथ जोड़कर रखने वाला है। माननीय महोदया जी, काफी सारे सदस्यों के मन में ये चीजें पड़ी है कि जो प्रस्ताव संसद पर बिल में लेकर आई है उसकी कानूनी वैधता क्या है, उसकी संवैधानिक पोजीशन क्या है। मैं तो सबसे पहले सभी सभासद इस पर पूरी जानकारी के साथ चर्चा में हिस्सा ले सके, इसलिए इसकी कानूनी और संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट करना चाहती हूँ। सभापति जी, राष्ट्रपति महोदय ने कल एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019 साइन किया है। इसके तहत 370 अनुच्छेद 370 का प्रयोग करते हुए एक संवैधानिक ऑर्डर उन्होंने पास किया है, जिसमें भारत के संविधान के सारे अनुबंध जम्मू और कश्मीर के संविधान को लागू होंगे। और इसका मतलब है कि 35A और 367 और 370(1)(d) को एक साथ पढ़ते हुए जो अधिकार प्राप्त होता है, वो अधिकार के तहत राष्ट्रपति महोदय ने जहाँ भारत के संविधान में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लिखा गया है, वहाँ पर इसको जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ा जाए। इस प्रकार का भी इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर के अंदर उल्लेख किया गया है कि और एक रेजुलेशन है जो मैंने अभी पढ़ा है, जिसके तहत धारा 370(3) का प्रयोग करते हुए कश्मीर के अंदर कश्मीर के बारे में जो 370 का उपयोग हो रहा है उसको सीज करने का एक प्रस्ताव अगर सदन इसको अनुमति देता है तो राष्ट्रपति महोदय कल या परसों उसकी अनुकूलता से इसको साइन करके गजट के रूप में प्रचारित किया जाएगा। महोदय जी, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि वर्तमान जम्मू और कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करने का तथा उससे संबंधित या उसके अनुसांगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को राज्यसभा द्वारा यथावत पर विचार किया जाए। महोदय जी, मैं एक बात का उल्लेख करना चाहती हूँ कि कल इस सभा ने राष्ट्रपति महोदय की इस मंशा को संकल्प के रूप में पारित किया था। बाद में मैंने राज्यसभा के सामने ये विधेयक रखा था, राज्यसभा का अनुमोदन हो गया है और इस विधेयक को मैं यहाँ लेकर आई हूँ। सभापति महोदय जी, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि जम्मू और कश्मीर का आरक्षण अधिनियम 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक राज्यसभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए। धन्यवाद। मंत्री जी, आपने अभी रेजुलेशन की बात की है, मैं एक दूसरे रेजुलेशन के बारे में कहना चाहती हूँ। 1994 22 फरवरी इस सदन में एक संकल्प लिया गया था, वो यह है कि जम्मू एंड कश्मीर वाज इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड दैट पाकिस्तान द स्टेट अंडर इट्स ऑक्यूपेशन द स्टेट ऑफ द रेजुलेशन फॉलोज। यह एक बहुत बड़ा रेजुलेशन है, लेकिन आपको कहने में मुझे ये नहीं लगता कि आप यूपी के बारे में सोच रहे हैं। आप सारे उल्लंघन करके एक स्टेट गलत बात कर रहे हैं, आप गलत फैसला ले रहे हैं। जनरल बात होनी चाहिए महोदय जी। ये देश की सबसे बड़ी पंचायत ने नियम कौन सा तोड़ा है वो आप बता दें। मैं उसका उत्तर दूंगी कि जी नियम कौन सा तोड़ा है, ये बात बता दें। गृह मंत्री जी, सारे दिन चर्चा होगी, आज होगी। अच्छा सर, आप कहते हैं अंदरूनी मामला, लेकिन आपकी यूनाइटेड नेशन मॉनिटरिंग लोग करते हैं, वहाँ यूनाइटेड नेशन मॉनिटरिंग करता है। 19 से 48 से बोल रहे
कश्मीर को यूनाइटेड नेशन मॉनिटर कर सकता है, ये इतना स्पष्ट कर दे। आप कहना क्या चाहते हैं? आप गलतफहमी मत फैलाइए। एक मिनट बोलने दीजिए मुझे। मैम बोलने दीजिए मुझे। आप पूरी बात कीजिए, मैंने सिर्फ क्लैरिफिकेशन मांगा है। ग्रामर दीदी हम सिर्फ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, हमें जानकारी चाहिए। इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ, आप देखिए कि हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर शिमला एग्रीमेंट के, दूसरे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी जी वाजपेयी लाहौर डिक्लेरेशन के, तो ये सारी चीज होती है कैसे इंटरनल मैटर माना। ये आप गलत बात बोल रहे हो। कुछ दिन पहले विदेश मंत्री जयशंकर जी पोम्पियो से बात किया, उस समय भी कहा गया बायलैटरल मैटर है, तो हमें ये चीज आपको बतानी पड़ेगी। इंटरनल है बायलैटरल, और आप ये खुद कर सकते हैं और अगले दिन लाहौर समझौता मिल जाएगा। हम ये जानकारी चाहते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, जो मर्जी हो कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। सारे जम्मू घाटी को कैद खाना बना दिया। जम्मू कश्मीर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। बहुत सारे कैद किए जा चुके हैं। आप अमरनाथ यात्रा बंद कर दिया, ये क्या हो रहा है? बोलने दीजिए ना। ये आपको जो बोलना है पूरी बात बोलिए। अब गृह मंत्री जी बिल के बारे में प्रस्ताव नहीं मैडम, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। इन्होंने मुझसे क्लैरिफिकेशन पूछा है, मैं इनसे क्लैरिफिकेशन पूछती हूँ कि इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का मामला यूएन में पेंडिंग है। नहीं चाहते हैं, हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं इसे संसद के पटल पर जब बोलूंगी तो रिकॉर्ड पर जाएगा। इससे निवेदन है कि कृपया वो रिपीट कर दे कि वो अपनी बात कहना क्या चाहते हैं। एक बार रिपीट कर। मैं बड़ी खुशी है सुनकर, मैं जानना चाहती हूँ, मैं शंका में हूँ। आप इंटरनल मैटर है, अपने स्टेट दो हिस्सों में बांट दिया हो गया। मेरा कहना है 1948 से जहाँ यूएन की मॉनिटरिंग हो रही है, वो क्या इंटरनल है मामला है? नंबर इंटरनल था या बायलैटरल? कुछ दिन पहले जयशंकर जी पोम्पियो को कहा ये हमारा बायलैटरल मैटर है, आप इसमें दखलंदाजी मत करो। कई तरह की बात है, आपको हमें समझाना चाहिए। हम तो जानना चाहते हैं, आप गलत बोल रहे हैं, आपको गलतफहमी हो रही है। I want to be like you, I want to be like you। आप ऐसा बोल मत बताइए कि कांग्रेस नहीं यही चाहता है कि मैं आपको गलतफहमी हो रही है। शांत हो जाइए। गृह मंत्री जी बोल रहे हैं तो उनकी पूरी बात सुनिए। सभापति महोदय जी, कांग्रेस के नेता ने एक मामला उठाया कि मैं जो बिल और संकल्प लेकर आई हूँ, इसके लिए ये सदन अधिकृत है या नहीं। इसके लिए सदन अधिकृत है या नहीं, ये मामला 1948 में यूएन में पहुंचाया गया था। कश्मीर का विलय और इसके बाद की भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने जो पाकिस्तान के साथ शिमला करार किया, इसका भी जिक्र किया। और उन्होंने एक तरीके से एक सदन के कंपेंसेशन पर सवाल उठाया कि ये सदन इस विधेयक को चर्चा के लिए हाथ में ले सकता है या नहीं। इसका जवाब मैं इसलिए देना चाहती हूँ कि ये सिर्फ पॉलिटिकल चीज नहीं है, ये कानूनी है और इसकी रिफ्लेक्शन आने वाले दिनों में संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से भी पड़ सकती है। जम्मू और कश्मीर भारत का अंग है, अभिन्न अंग है। इसके बारे में कोई कानूनी या संवैधानिक विवाद नहीं है। सभापति महोदय जी, इसकी स्पष्टता भारत के संविधान और जम्मू और कश्मीर का जो संविधान बना था, उस वक्त ये दोनों संविधान ने बहुत क्लैरिटी के साथ किया था। जम्मू और कश्मीर ने भी इसे स्वीकार किया कि वो भारत का अभिन्न अंग है। भारत के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत एक राज्यों का संघ है और इसके अंदर भारत की सीमाओं की व्याख्या भी की गई है। उसके 15वें नंबर पर जम्मू और कश्मीर इसका उल्लेख है। इससे प्रस्तावित होता है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसके लिए कानून बनाने के लिए ये संसद सबसे बड़ी पंचायत पूर्णतः अधिकृत है। सभापति महोदय जी, जम्मू कश्मीर के संविधान ने स्पष्टता के साथ ये स्वीकार किया है कि इस संसद में जम्मू और कश्मीर के लिए कोई भी कानून बनाने के लिए या कोई भी संकल्प लाने के लिए कोई नहीं रोक सकता है।
इस देश की संसद को इसका पूर्ण अधिकार है और ये अधिकार के तहत कैबिनेट अनुशंसा पर राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी से ये दोनों चीजें मैं आज आप पीओ के बारे में समझ कर दीजिए, आप गलत बोल रहे हैं। आप जब मैं योगी इसके अंदर नहीं आता है, आप इतने एग्रेसिव क्यों हो रहे हो? आप इतने समझ कर दीजिए, आप गलत बोल रहे हैं। आप गलत बोल जान देने के इसके लिए क्या बात कर रहे हो? मैं गलत बोल रही हूँ। भाई बैठ जाओ, आप मेरी कोई बात तो सुनिए। सभापति महोदय जी, मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहती हूँ कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोली हूँ तब पीओके दोनों इसका हिस्सा है और हमारे संविधान ने जम्मू एंड कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जो जम्मू और कश्मीर की सीमाएं जो तय करी है उसके अंदर पीओके दोनों समाहित करा है, दोनों को समाहित करा है। अध्यक्षा जी, अब मैं और अध्यक्षा जी सभी को यह बात बताना चाहती हूँ कि आप सभी रात को अपने घर पर जाकर सुबह टीवी के कार्यक्रम देखिए। देश की जनता एक मुख से मानती है कि 370 के जाने से जम्मू और कश्मीर हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, इसकी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। और अब मैं सभी को यह निवेदन करना चाहती हूँ कि कृपया इन दोनों संकल्प और बिल का आप दोनों का समर्थन करिए और एक अच्छा मैसेज कश्मीर के अंदर डालिए। और आपसे कार्यपति विनती है कि मैं मेरी बात को यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद स्पीकर महोदय। से सांसद राधिका जी, आपकी रिक्वेस्ट थी, आपके बोलने का समय शुरू होता है। आपने जो मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा करने का मौका दिया, मैं उसके लिए आपकी आभारी हूँ। सभापति महोदया, आज भारत के इतिहास में वो दिन है जो गलतियां पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्होंने ऐसी कोई मैं पूरी चर्चा को अच्छी तरह से सुन रही थी। बहुत लोगों ने लद्दाख लेकर गिरका जिक्र किया, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ क्या वो लद्दाख जानते हैं? आज तक बीते 71 साल लद्दाख को बिल्कुल अपनाया नहीं, बिल्कुल फेंक के रखा, वहाँ पर और वक्तव्य दिया। वाक्य में सदन लद्दाख वो जमीन है, वो टुकड़ा है जहाँ पे एक टुकड़ा घास नहीं उगती। क्या इसे वक्तव्य देने वाले लद्दाख को समझते हैं? क्या लद्दाख की विशेष संस्कृति को जानते हैं? क्या लद्दाख की भाषा को जानते हैं? लद्दाख ज्योग्राफिकल कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन जो दुर्गम क्षेत्र है, क्या वो जानते हैं? खाली किताबें पढ़कर बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदया, लद्दाख ने पिछले 71 वर्ष यूटी के लिए संघर्ष किया। हम भारत देश के अटूट अंग बनना चाहते थे। 1948 में 4 तारीख को पहला अपन लद्दाख विधि एसोसिएशन ने जबकि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिया था। कहा कि लद्दाख को या तो आप सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बनाइए या नेपाल टाइप बनाइए या नेपाल टाइप बनाइए, लेकिन किसी भी कंडीशन में हमें कश्मीर के साथ मत रखिए, ये हमने कहा था। लेकिन जिनका सरकार था उन्होंने हमारा सुनवाई नहीं किया, जानने की कोशिश तक नहीं करी और कश्मीर के नीचे आज तक हमारा डेवलपमेंट, हमारा पहचान, हमारा भाषा लुप्त अगर हुआ है तो यह आर्टिकल 370 और कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। अध्यक्ष जी, मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे वीरों का, जिन्होंने लद्दाख को यह दिशा दिया कि हमें भारत के साथ रहना है, भारत का जयकार करना है, अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार रहना है। और आज तक बहुत सारे आप हिस्ट्री का रेफरेंस दे रहा था। मैं याद दिलाना चाहूंगी 1948 की कबीलाई हमला हो या 1965 का बार हो या 1971 का हो या 1999 का हो, इतिहास चेक करके देखिए, लद्दाख ने हमेशा बलिदान दिया है, हमेशा अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार रहा है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, आज मेरे साथी यहाँ पर कश्मीर के ऑनरेबल मेंबर पूछ रहे थे धारा 370 हटने से क्या खोएंगे। एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, एक
अवसर। अध्यक्ष महोदय, कश्मीर का भविष्य उज्जवल होने जा रहा है। सभापति महोदय करगिल का जिक्र कर रहा था यहाँ पे और सदन को मिसलीड करने की कोशिश कर रहा था। मैं करगिल से चुन के आती हूँ, मैं गर्व से कहती हूँ करगिल वालों ने यूटी को वोट दिया है। मैं याद दिलाना चाहती हूँ सदन को 2014 की लोकसभा में यूटी हमारे लद्दाख का टॉप लिस्ट में था और लद्दाख वालों ने यूटी के लिए हमें वोट दिया। 2019 के इलेक्शन में फिर हम यूटी को इलेक्शन मैनिफेस्टो में लेके आए और हमने दोनों डिस्ट्रिक्ट में चाय पूरी के साथ कहती हूँ और इन्हें नहीं पता लद्दाख वालों ने क्या क्या किया है अभी तक। 2018 है, हमने वहाँ नेशनल एवरेज वाला झंडा लगाया क्योंकि हम भारत देश के अटूट बनना चाहते हैं। हम लद्दाख को जानते मानते हैं, आन देश की शान देश की हम संतान है। 3 रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है। अध्यक्ष जी, बड़ी इरोनिकल बात है, पंचायत इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जब अपनी कुर्सी की बारी आएगी तो पार्टिसिपेट करेंगे। डेमोक्रेसी नहीं आने देंगे, लेकिन अपने घर की रोटी चलनी चाहिए। ऐसी विचारधारा हम स्वीकार नहीं करेंगे। मोदी जी, जो बार बार मैं 2 परिवारों का जिक्र कर रही हूँ, ये जो कश्मीर की मुद्दा टिंडोरा पीट रहे हैं, समाधान चाहने वालों में से नहीं है। They are the parts of the problem, वो इस प्रॉब्लम का पार्ट बन चुके हैं, नशे में है वो आज भी समझते हैं कश्मीर तो मेरे बाप का जागीर है, नहीं रहा नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं अंत में इसको कंक्लूड करने से पहले भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और पूरे सहयोगी दल को।